नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सैन एक बार फिर आपके बीच एक नए वीडियो के साथ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल श्रेया एजुकेशन पॉइंट बाय प्रदीप सैन। जैसा कि आपको पता है कि हिंदी के मैं लेक्चर वीडियो डालता रहता हूं। आज एक हिंदी भाषा विकास का उद्भव एवं विकास के क्रम में दूसरा वीडियो ये है। इससे पहले इसका पार्ट 1 आया था और ये इसका है भाग 2, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। भाग 2, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, उद्भव कैसे इसका हुआ और इसका विकास का क्रम क्या रहा अभी तक। तो इसके पहले वीडियो जिन कैंडिडेट ने नहीं देखा है वो पहले इसका वीडियो पहला वाला देख लें, इसके बाद ये दूसरा वीडियो देखें आप, तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में ये सारा लेक्चर समझ में आ जाएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। हिंदी भाषा का उद्भव के विकास में मैंने पिछले वीडियो में आपको हिंदी भाषा से पहले, चूँकि संस्कृत हिंदी की आदि जननी मानी जाती है, तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत, तो संस्कृत का जो विकास हुआ था वो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया। एक ईरानी ग्रंथ था जैंद अवेस्ता, ईरानी ग्रंथ था जैंद अवेस्ता, जैंद अवेस्ता। वहाँ से संस्कृत, उस ग्रंथ में संस्कृत की बात कही गई, संस्कृत देखने को मिली है। वहीं से संस्कृत मानी जाती है कि संस्कृत का उद्भव वहाँ से हुआ है। जैंद अवेस्ता से ईरानियों का ग्रंथ था और संस्कृत जैंद अवेस्ता से उत्पन्न मानी जाती है। संस्कृत की अगर हम बात करें तो संस्कृत के 3 पार्टों में, संस्कृत को 3 भागों में विभाजित किया गया। उसमें से जो पहला भाग है वो है, संस्कृत के जो भाग हुए हैं ये, जैसे संस्कृत जैंद अवेस्ता ग्रंथ से आई है, जैंद अवेस्ता ग्रंथ था, जैंद अवेस्ता। तो उसमें से फिर संस्कृत को, चूँकि हिंदी ये चूँकि हमारे भारूपी परिवार की भाषा मानी जाती है, उसमें से संस्कृत जो है, संस्कृत से जो आई है आर्य भाषा। पहला जो पार्ट हुआ संस्कृत का वो हुआ है आर्य भाषा, आर्य भाषा। संस्कृत का आर्य भाषा हुआ। दूसरा जो पार्ट हुआ है, वो है दरद भाषा, दरद भाषा। पहला आर्य भाषा, दूसरा दरद भाषा और तीसरा जो पार्ट हुआ है ये वाला, इसको मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ। तीसरा पार्ट जो है वो हुआ है ईरानी या पश्तो, ईरानी या इसको हम कहते हैं पश्तो, पारसियों की, ईरानी या पश्तो। ये 3 भागों में संस्कृत का डिवाइड हुआ। अब आते हैं अपना पहले पार्ट पर, आर्य भाषा से। आर्य भाषा जो पहला खंड है संस्कृत का, आर्य भाषा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके 3 खंड हुए, इसका जो है 3 पार्ट हुए। पहला जो पार्ट हुआ इसमें, पहला पार्ट हुआ है प्राचीन आर्य भाषा, प्राचीन आर्य भाषा। आर्य भाषा में जो पहला पार्ट है वह प्राचीन आर्य भाषा। दूसरा जो पार्ट है, दूसरे पार्ट की बात करें, मध्यकालीन
मध्यकालीन आर्य भाषा, साथ साथ नोट करते चलिए। और जो तीसरा पार्ट हुआ है, तीसरा पार्ट जो हुआ है वो हुआ है आधुनिक आर्य भाषा। आर्य भाषा, ये प्राचीन आर्य भाषा के पार्ट हुए। इनके समय की चर्चा भी करेंगे कि प्राचीन आर्य भाषा का जो समय रहा है वो क्या रहा। तो यहाँ से अब हम बात करें प्राचीन आर्य भाषा का जो समय रहा है। प्राचीन आर्य भाषा का पहला जो पार्ट है हमारा, प्राचीन आर्य भाषा। पहला है जो प्राचीन आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा का जो समय रहा है वो 2000 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से 2000 साल पहले से लेकर 500 ईसा पूर्व का जो समय रहा है वो प्राचीन आर्य भाषा का रहा। अब इसी में से दो भाषाएं, इसी में अगर हम बात करें तो दो भाषाएं आई। किसमें से? प्राचीन आर्य भाषा में से। प्राचीन आर्य भाषा में से दो भाषाएं देखने को मिली। पहली वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत और दूसरा जो पार्ट हुआ वो हुआ लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, ये दो रहे। तो वैदिक संस्कृत की अगर हम बात करें, वैदिक संस्कृत का जो समय रहा है, जो पहली वैदिक, नाम से जैसा कि पता लग रहा है वैदिक संस्कृत का मतलब वेदों की, जो वेदों में प्राचीन वेद हमारे 4 वेद रहे उनमें जो भाषा थी वो वैदिक संस्कृत। इसका जो समय रहा है 2000 ईसा पूर्व से, ये ईसा पूर्व यानी BC, 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व, 800 ईसा पूर्व, ये आप नोट करते चलिए साथ साथ। 800 ईसा पूर्व का समय रहा। और इसके बाद लौकिक संस्कृत जो रही, दूसरे नंबर पर लौकिक संस्कृत रही। लौकिक संस्कृत रही। इसका समय रहा है 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ये रहा है लौकिक संस्कृत का पार्ट। ये दो पार्ट रहे, यानी
प्राचीन आर्य भाषा के दो पार्ट, वैदिक और लौकिक। वैदिक में क्या है, जो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये 4 वेद जो लिखे गए वो संस्कृत पाई गई। लौकिक संस्कृत में जो महाकाव्य लिखे गए, महाकाव्य जैसे कह सकते हैं रामायण, महाभारत, ये जो महाकाव्य लिखे गए वो लिखे गए हैं आपके, उनको यानी लौकिक का मतलब क्या, लोगों की जो संस्कृत रही, तो महाकाव्य हो गए। तो महाकाव्य इसमें आए, जो मंत्रोच्चारण होता है वेदों का वो वेदों में रहा, और उसके जो आम जनमानस की भाषा भी बनी वो ये है, वो है लौकिक। ये हो गया। दूसरा जो रहा है उसकी बात करें, दूसरे पार्ट की बात करें इसी में, अब प्राचीन आर्य भाषा में से ही, तो प्राचीन आर्य भाषा में 2 वैदिक और लौकिक हो गए। अगर प्रश्न बनता है कि वैदिक लौकिक, तो ये प्राचीन आर्य भाषा के अंतर्गत आती हैं। दूसरा जो पार्ट रहा है वो है मध्यकालीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा। इसका जो समय रहा है, चूँकि वो 500 ईसा पूर्व, उसका लास्ट 500 ईसा पूर्व था, ये जो प्रारंभ हुई है वो 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व से इसका जो समय रहा है वो 1000 ईस्वी, अब हम ईस्वी में आ गए, 1000 ईस्वी का रहा। इसके भी खंड हुए, इसके 3 खंड हुए, इसके 3 खंड हुए, इसके 3 खंड हुए, इस पे चर्चा करें। 3 खंड, मध्यकालीन आर्य भाषा के 3 खंड हुए। उसमें से पहला पाली, पाली भाषा, इसको इधर नोट कर रहा हूँ। जो मध्यकालीन का पहला जो पार्ट हुआ, पहला पाली, जिसको हम प्रथम प्राकृत भी कहते हैं, पाली को प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है, प्रथम प्राकृत, पाली को प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है। यानी गौतम बुद्ध जी के जो समय की, ये जो पाली है गौतम बुद्ध जी के समय की समय की जो भाषा है वो पाली है। दूसरा पार्ट रहा प्राकृत, दूसरा पार्ट रहा प्राकृत, दूसरा पार्ट रहा है प्राकृत। प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा, ये जो भाषा है इसको हम द्वितीय प्राकृत भी कहते हैं। पाली को प्रथम, इसको द्वितीय प्राकृत भी कहा जाता है, द्वितीय प्राकृत। इसका जो समय रहा है, क्योंकि वो 1000 ईस्वी तक होगी, तो इसका जो समय रहा वो 1000 ईस्वी, 1000 ईस्वी से 1000 ईस्वी से इसका जो समय रहा द्वितीय वाले का, क्योंकि वो नहीं 1000 से नहीं, 1000 से नहीं, क्योंकि वो अभी हमारा इसमें ही आधुनिक में हम लोग माध्यमिक में ही चल रहे हैं, मध्यकालीन में ही चल रहे हैं। तो ये जो रहा है 1 ईस्वी, 1 ईस्वी से 500
500 ईस्वी का समय रहा इसका, और ये महावीर स्वामी के समय की भाषा रही। महावीर स्वामी जी के, जो जैन धर्म के गुरु हैं, महावीर स्वामी जी के समय की जो भाषा रही वो रही है दूसरी, जिसको हम द्वितीय प्राकृत के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो खंड रहा है, तीसरा जो पार्ट रहा है, तीसरा पार्ट अपभ्रंश। अपभ्रंश का रहा। अपभ्रंश का जो समय रहा है वो रहा आपका, ये चूँकि 500 तक चली तो वो रहा है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, ये रहा अपभ्रंश का। तो आपके पास संस्कृत के पार्ट में से पहली वैदिक, फिर लौकिक संस्कृत, उसके बाद पाली, और पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, ये क्रम रहा इन तीनों का। यानी जो आपका मध्यकालीन है उसमें से 3 पार्ट हुए, प्राचीन आर्य भाषा के 2 पार्ट हुए, मध्यकालीन आर्य भाषा में 3 हुए, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आ गए। और तीसरा जो खंड था भाषाओं में संस्कृत के क्रम में अगर देखा जाए तो संस्कृत में पहला हो गया प्राचीन आर्य भाषा, दूसरा हो गया मध्यकालीन आर्य भाषा, और तीसरा जो रहा है संस्कृत के क्रम में, संस्कृत के खंडों में, वो रहा है आधुनिक आर्य भाषा, आधुनिक आर्य भाषा। इसका जो समय रहा है, आधुनिक आर्य भाषा का जो समय रहा, चूँकि ये 1000 पे समाप्त हुई, तो 1000 ईस्वी से इसका माना जाता है 1500 ईस्वी। 1500 ईस्वी तक का जो है वो आधुनिक आर्य भाषा का समय माना जाता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, चूँकि हमारा ये जो पार्ट है सबसे महत्वपूर्ण अगर पार्ट है हिंदी के क्रम में, तो वो है आपका अपभ्रंश। यहीं से, इसके अपभ्रंश के खंड में से ही हिंदी मूल रूप से देखने को मिलती है। जो हिंदी की 5 उपबोलियां हैं, 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं, वो आपको अपभ्रंश से देखने को मिलेंगी। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं अपभ्रंश की। फिर उसके बाद अपभ्रंश के बाद उपबोलियों पे चर्चा करेंगे, उपबोलियों के बाद हम बोलियों पे चर्चा करेंगे, और फिर उसके बाद हम अपने आगे के पोर्शन पे, तो हो सकता है कि इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो प्रारंभ करते हैं अपना यहाँ से हम अपभ्रंश का, जो हमारा, यानी अगर भाषा विकास का क्रम देखें, भाषा विकास का क्रम क्या था। सबसे पहले ये क्रम भी पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा गया। संस्कृत पहले, संस्कृत से वैदिक आई, वैदिक संस्कृत हुई, वैदिक संस्कृत, और उसके बाद वैदिक संस्कृत से अगर देखें, वैदिक संस्कृत से क्रम रहा लौकिक संस्कृत, और लौकिक से रहा पाली, फिर रहा प्राकृत, और फिर रहा प्राकृत के बाद रहा अपभ्रंश। इसको यहाँ पे लिखा, अपभ्रंश,
और अपभ्रंश के बाद रहा प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी, ये रहा क्रम, प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। तो अब हम बात करेंगे अपभ्रंश पे। अपभ्रंश की बात करें, अपभ्रंश की अगर हम बात करें तो अपभ्रंश अपभ्रंश की अगर हम बात करें तो अपभ्रंश को कई पार्ट में डिवाइड किया गया। इसमें से पहला, ऐसा कोई निर्धारित क्रम नहीं है, फिर भी पहला सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, दूसरा अर्धमागधी, दूसरे पेज पे लिखूंगा सौरसेनी अपभ्रंश। तो इसको पहले सौरसेनी अपभ्रंश की ही चर्चा कर लें। कई पार्ट हैं, सौरसेनी अपभ्रंश है, मागधी अपभ्रंश है, अर्धमागधी अपभ्रंश है, ब्राचड़ अपभ्रंश है, पैसाची अपभ्रंश है, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश है, खस अपभ्रंश है। तो पहले हम चर्चा करेंगे सौरसेनी अपभ्रंश की। तो सौरसेनी अपभ्रंश में अगर देखें तो अगर हिंदी के संदर्भ में देख लें तो हिंदी के संदर्भ में सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आपकी जो उपभाषाएं आती हैं, हिंदी में 5 उपभाषाएं हैं, उसमें से पहली आएगी ये पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी सौरसेनी का ही एक पार्ट है, पश्चिमी हिंदी आ गई। दूसरी पश्चिमी हिंदी के बाद इसी में ही आएगी, अगला क्रम है राजस्थानी, राजस्थानी हिंदी। ये आपके हिंदी के संदर्भ में है। और कहीं ना कहीं इसको एक पहाड़ी हिंदी भी इसी में ले लेते हैं, क्योंकि वो खस अपभ्रंश से जुड़ी है और ऐसा बताते हैं कि खस अपभ्रंश भी जो है वो सौरसेनी का ही एक पार्ट है। तो कहीं खस अपभ्रंश दे देते हैं, कहीं सौरसेनी में ही दे देते हैं। तो पहाड़ी हिंदी भी इसी में मान लेते हैं। पहाड़ी हिंदी कहीं इसको खस अपभ्रंश में भी मानते हैं। तो आप दोनों लिख लीजिए, ऑप्शन एक ही मिलेगा आपको। तो ये 3 हिंदी के, अगर हिंदी के विषय में देख लें तो ये 3 आते हैं। जो 5 उपबोलियाँ, उनमें से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, ये 3 इसमें आते हैं। दूसरी अगर बात करें हिंदी में अपभ्रंश की, तो दूसरा मान लीजिए, दूसरा है अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी ना लेकर हम लोग मागधी पे चलेंगे। पहले मागधी अपभ्रंश लेते हैं हम लोग। दूसरा पार्ट मागधी अपभ्रंश लेंगे। मागधी तो उससे ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। मागधी अपभ्रंश साथ साथ नोट करते चलिए आप लोग। मागधी अपभ्रंश में चूँकि मगध क्षेत्र नाम से ही पता लग रहा है, मगध यानी बिहार, तो जो बिहारी हिंदी है वो इसके अंतर्गत आएगी। अभी हम लोग हिंदी के विषय में ही चर्चा कर रहे हैं, अन्य भाषाओं की नहीं। तो बिहारी हिंदी किस में आ जाएगी? वो आपकी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत बिहारी हिंदी आपकी आ जाएगी। और जब 4 हो चुकी हैं,
पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी सौरसैनी में आ गए, मागधी ही में अपभ्रंश में आपकी बिहारी हिंदी आ गई। यानी 5 उपबोलियों में से 4 आपने देख ली हैं। और इसी के बाद है तीसरा जो पार्ट है वो अपभ्रंश में अर्धमागधी, अर्धमागधी, वो मागधी था, ये अर्धमागधी है। अर्धमागधी में आपकी जो मगध से यानी बिहार बॉर्डर का लगा हुआ क्षेत्र है, बिहार बॉर्डर से जो लगा क्षेत्र है अपने उत्तर प्रदेश का, वो क्षेत्र जो है, जैसे इसमें आपका अर्धमागधी में आपका पूर्वी हिंदी आ जाएगी, पूर्वी हिंदी। तो इस तरीके से 5 उपबोलियाँ आपने देखी, कौन कौन सी हुई। यानी सौरसैनी में अगर हम सौरसैनी की बात करें, सौरसैनी में आपकी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी भी ले लेते हैं, पहाड़ी हिंदी। और मागधी में, मागधी अपभ्रंश में, मागधी में लेते हैं आपकी बिहारी हिंदी। और अर्धमागधी में, चूँकि अर्धमागधी आधा, अर्धमागधी में लेते हैं आपका पूर्वी हिंदी। यही 5 उपबोलियाँ, 5 उपबोलियाँ। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, मागधी में आपका पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी आ जाएगी। और अर्धमागधी में आपका पूर्वी हिंदी आ जाएगी। तो ये रहा इसका एक क्रम। इसके बाद अब हम जो हमने 5 उपबोलियाँ हिंदी की होती हैं उस पर चर्चा की। अब हम चर्चा करेंगे कि जो सौरसैनी अपभ्रंश है, इसमें जो 5 उपबोलियाँ आती हैं, ये 5 उपबोलियाँ जो आती हैं, इनके अंतर्गत 5 जो उपभाषाएँ हैं, इनके अंतर्गत कितनी बोलियाँ हैं। तो चूँकि हिंदी में आप जानते हैं 18 बोलियाँ हैं। प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया, बोले हिंदी में कितनी बोलियां हैं? 18। हिंदी की 18 बोलियां हैं। हिंदी में 18 बोलियां हैं और 5 उपभाषाएं, 5 उपभाषाएं, 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां। तो 5 उपभाषाओं पे चर्चा कर ली। अब इन्हीं के अंतर्गत आपका 18 बोलियां कौन सी हैं। तो इसके अगले वीडियो में हम इस पे चर्चा करेंगे कि उपभाषाओं के अंतर्गत, 5 उपभाषाओं के अंतर्गत कितनी बोलियां और कौन कौन सी बोलियां हैं। तो आशा करते हैं अगर वीडियो फिर से आप नोट्स बना रहे हैं तो आप प्लीज़ उसको दोबारा से देखिए, आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा। बाकी इसका तीसरा पार्ट भी चूँकि बनेगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, तो तीसरा पार्ट भी इसका आपको मिल जाएगा। तो आप पहला देखिए, फिर उसके बाद दूसरे पे चर्चा कर ली हमने, दूसरा देखिए, नोट्स बनाते रहिए। और इसका तीसरा भाग भी हम आपके सामने जल्द ही इसके बाद आपको प्रेषित करेंगे, यानी आपको यहाँ वीडियो बना के हम डालेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार। चैनल अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए,
लाइक करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।